Good afternoon, Dr. Abha. I request you to please start your lecture. And very warm welcome from Zoology Department. Thank you so much, ma'am. I'm really obliged to be here, and I'm really happy that I'll be able to share some of my knowledge regarding oral hygiene with everyone who is able to listen to me right now. Let's start the lecture. So basically, this is about oral hygiene. So first thing is, what is hygiene? Hygiene is a series of practices performed to preserve health. हम अपनी बॉडी और अपने आसपास के बारे में जो भी सफाई रखते हैं या जो भी हम क्लेanलीनेस रखते हैं उसको हम बेसिकली हाइजीन बोल सकते हैं. हाइजीन इज नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर योर सराउंडिंग्स, इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज अगर आप अपनी हाइजीन मेंटेन करोगे उससे आप दो चीजें कर सकते हो. एक तो आप अपने आसपास के लोगों से अपनी डिजीजेस को स्प्रेड होने से बचा सकते हो और दूसरा आपकी लॉन्गेटिविटी लाइफ की बढ़ा सकते हो. I hope everybody agrees with me on this point. Next, I would like to focus upon the basic of this lecture today, that is, what is oral health? Oral health basically hygiene का वो पार्ट है जो हमको अपने oral cavity को use करके बहुत सारे functions करने में help करता है. It begins with speaking. आप imagine करो अगर आपके पास दांत नहीं होते तो आप जब कुछ sounds बोलते, आप अगर कुछ भी बात करके देखना तो आपकी जो tongue है ना आपके tooth पे touch होती है. आप इमेजिन करो अगर आपके पास टीथ नहीं रहेंगे तो वो कहाँ टच होगी और जब वो वहाँ टच नहीं होगी तो आपके वो साउंड्स किस तरह से सुनाई देंगे. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट ओरल हाइजीन हैज टू बी मेंटेन्ड इन ऑर्डर टू मेक यू स्पीक. ए बी फॉर योर स्माइल. डेफिनेटली आपकी स्माइल से बहुत लोग अट्रैक्ट होते हैं और नहीं भी होते हैं, बट हम नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाई पीपल गेट अट्रैक्टेड टू योर स्माइल, राइट. तीसरी चीज है स्मेल. अगर आपकी ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं है तो आपके मुंह से स्मेल आएगी, उसको बोलते हैं हैलिटोसिस, which is also a very bad what you call it trait if a person is holding a smelly mouth. No, nobody wants to talk to a person who has a smelly mouth, right? Then it helps you taste. आप कोई भी चीज, अभी भैया कोविड में सबसे मेन प्रॉब्लम तो लोगों को यही थी, लॉस ऑफ टेस्ट. So you were not able to taste anything, right? That is also a part of oral hygiene. Then comes touch. A lot of things you precipitate, उसको बोलते हैं ना कि आप टच करके परसेप्ट कर सकते हो कि इसका सॉफ्ट टेक्सचर है नहीं है. That also you can understand by oral hygiene, right? Then there is chewing and swallowing. Basically, this is a definition given by FDI, that is the Federation Dentaire Internationale. That is one of the very huge body of dentistry. उन्होंने definition दी है. According to them, oral health is multifaceted and includes the ability to speak, smile, smell, taste, touch, chew, swallow, and convey a range of emotions through facial expressions with confidence and without pain, discomfort, and disease of craniofacial complex. आगे की स्लाइड्स में आपको पता चलेगा. Everything will be described ahead. बताओ स्लाइड में दिख रही. So first and foremost, why इसने is शेयर नहीं oral किया hygiene होगा. important? पूछ लो. सब लोग ये सोचते हैं. बेटा स्लाइड शेयर करो. स्लाइड शेयर कर दो. जी 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 हाँ. उसको ये भी बोल दो थोड़ा हिंदी. स्लाइड्स आ नहीं रही है क्या? नहीं विजिबल. शेयर करना पड़ेगी बेटा वहाँ से. शेयर करो, वहाँ से शेयर करना पड़ेगी. प्रेजेंट नाउ पे जाके. प्रेजेंट नाउ पे जाओ. हाँ अभी प्रेजेंट नाउ. नीचे देखो तीन ऑप्शन आ रहे हैं. अब आ रही है? नहीं अब आएगी. आ गई. आ गई. बेटा. हाँ हो गई. चलो. ओके, थैंक यू. हिंदी. तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ. आभा थोड़ा हिंदी ज्यादा बोलना. हाँ चलो ठीक है. ये हमारी फर्स्ट स्लाइड थी. ये सेकंड स्लाइड में मैंने बताया व्हाट इज हाइजीन और WHO की डेफिनेशन है. That is the conditions and practices that help to maintain health, and जैसे मैंने बताया अपनी हेल्थ को मेंटेन करना और अपने आसपास डिजीजेस को फैलने से रोकना, ये होती है बेसिकली हाइजीन, है ना. फिर ओरल हेल्थ, जैसे मैंने बताया किस लिए, व्हाट इज ओरल हेल्थ, उसकी डेफिनेशन बताई. अब हम आ गए हैं व्हाई इज ओरल हाइजीन इम्पोर्टेंट. सबसे पहले हर कोई बोलता है ना कि ओरल हाइजीन मेंटेन करो, बट क्यों मेंटेन करो?
तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो यही है, क्योंकि अगर हमको ये नहीं पता कि हमें ओरल हाइजीन क्यों मेंटेन करनी, तो यूजलेस है ना। जैसे लोग बोलते हैं कि शेर कभी ब्रश थोड़ी करता है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड वो शेर है, हम ह्यूमन बींग्स हैं, तो हमें बहुत जरूरी है ब्रश करना। क्योंकि सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप ब्रश करते हो प्रॉपरली, आप अपने टीथ को बहुत लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व कर सकते हो। सो इट इज सेड दैट you take care of your teeth and your teeth will take care of you. अगर आप अपने दांतों का ध्यान रखोगे तो आपके दांत आपका भी बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। ओके, सो उससे आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। अगर आपके दांत अच्छे रखेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। आपके करियर, आपकी सोशल लाइफ, आपकी रिलेशनशिप, हर चीज पे इफेक्ट करती है आपकी ओरल हाइजीन। बहुत अच्छा बोल रही है लड़की, है ना? अच्छा, ओरल हाइजीन मेंटेन करना ये जरूरी नहीं कि आपको 15 साल का होना पड़ेगा या अडल्ट होना पड़ेगा, 18 ईयर्स का होना पड़ेगा, कोई जरूरत नहीं है। ओरल हाइजीन इज द फर्स्ट स्टेप of the first step of maintaining oral hygiene starts at a very young age. That is when you're just a child. जब आपके नए दांत उग रहे होते हैं। So सबसे पहले आपको केरीज यही मतलब कीड़ा, दांत का कीड़ा जो है आपको सबसे पहले इसी एज में डिटेक्ट करना होता है। दैट इज वेरी यंग, राइट? जब आपके दांत उगना शुरू ही हो रहे हैं जस्ट, है ना? आप में से कई लोग हो सकता है नर्सिंग मदर्स होगे अभी, या फिर मतलब प्लान करोगे आपके घर पे कोई बच्चा होगा, तो आप एक चीज नोटिस करते हो कि बच्चे को सुलाते टाइम आप उसको बॉटल दे देते हो दूध मिला करके। यू गिव देम द बॉटल एंड यू लेट देम स्लीप। आप उनको ऐसे बोल देते हो आप सो जाओ, मतलब सुला देते हो बच्चे को। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि दूध में भी शुगर का कुछ कंटेंट होता है, स्पेशली जो फॉर्मुलेटेड मिल्क होता है, दैट हैज सम कंटेंट ऑफ शुगर। उस शुगर से क्या होता है, आप बच्चे को स्वॉलो करने का मतलब स्वॉलोइंग तो बहुत बाद में डेवलप होती है ना, तो जो बच्चा होता है वो नींद में उसको निगल नहीं पाता, तो उतना अमाउंट ऑफ शुगर जो है वो दांतों पे मतलब दांतों के अंदर वाले सरफेस पे रह जाता है। उससे क्या होता है, ग्रेजुअली जैसा कि आप देख सकते हो साइड में फोटो दी हुई है, इस तरह की केरीज डेवलप होने लगती है बच्चे को। इसको बोलते हैं नर्सिंग बॉटल केरीज। तो जो बच्चे दूसरी चीज ये है कि आप पैसिफायर्स भी देते हो। पैसिफायर मतलब वो जो डाल जैसे निप्पेड ऐसा होता है जिसको सक करते हैं बच्चे, सोते समय देते हो, जिस पे देते हो, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। क्यों? क्योंकि उससे आपके बच्चे को कुछ सक करने की हैबिट हो जाएगी। दैट विल डेवलप अ थंब सकिंग हैबिट। बाद में आपका बच्चा जो है अंगूठा चूसना शुरू कर देगा, उसको छुड़ा नहीं पाओगे। उसके लिए 50 ट्रीटमेंट कराओगे आपके बच्चा छोड़ दे, बट वो नहीं छोड़ेगा। और बिलीव मी, जब किसी 22-23 साल के लड़के को आप देखोगे अंगूठा चूसते हो तो बहुत एम्बैरेसमेंट होगी, और अपना बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए, सीधी बात ऐसी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस तरह की कोई भी हैबिट बच्चे में नहीं डालें, क्योंकि उससे क्या होता है, एक तो थंब सकिंग से आपका जो सामने के दांत है वो बाहर निकल जाते हैं। एंटीरियर पार्ट में मतलब सामने के हिस्से में मुंह के ओपन बाइट हो जाती है, मतलब दांत पूरी तरीके से ऐसे बंद नहीं होंगे, दांत आधे खुले रहेंगे, है ना? दूसरी चीज क्या होती है, कैविटीज हो जाती है। अब आप सोचो छोटा सा बच्चा है, आप स्कूल जाना शुरू करेगा विद नर्सिंग बॉटल केरीज, मतलब ये सामने के इतने से दांत है वो भी आधे कीटाणुओं ने खाए हुए हैं, वो बच्चे का खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बन ही नहीं पाएगा, वो हमेशा चुपचाप, मतलब उसके साइकोलॉजी में बहुत इफेक्ट आएगा। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम राइट उसी एज से ओरल हाइजीन इंप्लीमेंट करना शुरू कर दें, और ये तब होगा जब हम खुद ओरल हाइजीन के बारे में अवेयर होंगे, राइट? ये आप देख सकते हो, ये थंब सकिंग हैबिट डेवलप कर रहा है बच्चा, इनकलकेट कर रहा है, बिकॉज ही कम्स इन अ हैबिट ऑफ सकिंग। दैट्स व्हाई आपको सिर्फ जब टीथिंग हो रही है या कोई चीज हो रही है, आप इंडियन, जैसे मैं तो यही रिकमेंड करती हूँ अपने पेशेंट्स को कि आप गाजर दे दीजिए, लौकी दे दीजिए, ककड़ी दे दीजिए, इस तरह की चीजें बच्चे को दे दीजिए। लेट हिम बाइट ऑन दैट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप थंब सकिंग की हैबिट जितनी जल्दी बच्चा छोड़ेगा उतना अच्छा मदर्स के लिए भी रहता है और उसके खुद के लिए रहता है। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप बचपन से ही डेंटिस्ट के पास जाना शुरू कर देते हैं, दैट इज जब बच्चे के दांत इरप्ट हो रहे होते हैं तब से ही, तो एक डेंटिस्ट जो है वो आपके बच्चे के दांत किस तरह से ग्रो करेंगे उसको गाइड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका जो ये दाढ़ होती है वो जल्दी गिर जाती है, मतलब परमानेंट को क्या बोलेंगे, जो दूध के दांत गिरने के बाद जो रियल दांत आते हैं उसको उसके उगने के मतलब जल्दी गिर जाए दूध का दांत फॉर एग्जाम्पल, तो परमानेंट दांत तो कहीं भी उग सकता है, उसको तो बहुत खाली जगह मिल गई, वो दांत सही जगह पे उगे, ये मेक श्योर करता है आपका डॉक्टर, है ना? तो आइडियली जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हो, इसे कहते हैं आइडियल ऑक्लूजन। जैसे आप देख सकते हो पीछे के दांत इस तरह से मिलना चाहिए, जैसा जहाँ पर एरोज दिए हुए हैं,
और जो सामने के दांत है वो इसी तरीके से क्लोज होना चाहिए, मतलब ऊपर के दांत आगे आना चाहिए, नीचे के दांत पीछे जाना चाहिए। इसे आइडियल ऑक्लूजन माना गया है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे के डेंटिशन इस तरह से हो, तो उसकी ओरल हाइजीन पे आपको शुरू से ही ध्यान देना चाहिए। अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो इस तरह से बच्चों के दांत आड़े टेढ़े भी हो सकते हैं, और खैर वैसे भी हो सकते हैं आड़े टेढ़े दांत। तो इस तरह के दांतों को तो और स्पेशल आपको कंसिडर करना पड़ेगा और क्लीनलीनेस। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो जैसे ऊपर वाली फोटो है, ऊपर वाली फोटो में आप देख सकते हो सामने के दांत टेढ़े मेढ़े है, नीचे के दांत पीछे है, आगे ऊपर के दांत अजीब टाइप से बंद हो, मतलब ठीक से बंद ही नहीं कर। सफाई करवाइए, ठीक हो जाएगा। मॉडरेट थोड़ी बहुत सर्जरी रिक्वायर्ड हो सकती है कि उसको हटा के अंदर से कचरा निकाला जाएगा अच्छे से। एडवांस यू हैव ऑलरेडी लेड टू दांतों को गिरना, तो वो दांत गिरने ही है, तो अल्टीमेटली आपके दांत गिरेंगे और आप नहीं बचा पाएंगे। तो यहाँ पे भी आपकी ओरल हाइजीन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। नेक्स्ट आती है डेंटल केरीज। एक साउंड आदमी जो है वो अपने दांत साफ रखता है, पूरी कोशिश करता है कि दांत साफ रखे, पर उसके बाद भी कभी कभी उसके दांतों में कैविटी हो जाती है, यानी केरीज हो जाती है। बट अगर आप रोज अपनी हाइजीन मेंटेन करते हो तो आपको कहीं ना कहीं कैविटी दिख जाएगी कि यहाँ पे मेरा ये दांत काला पड़ रहा है। भाई जो आदमी रोज दिन में 2 बार ब्रश करेगा अपने दांत तो देखेगा ना, तो जब दांत देखेगा तो उसको दिखेगा कि भाई यहाँ कैविटी बन गई है। उस कैविटी को आप तुरंत ठीक करवा लीजिए, वो ट्रीट हो जाएगी, दांत बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि आप उसको ट्रीट नहीं कराते हैं तो आप लास्ट इमेज में देख सकते हैं वो कैविटी डीप चली जाती है। डीप जाके आप देख सकते हैं जो रेड पार्ट है दैट्स कॉल्ड पल्प चेंबर। यहाँ पे दांत की नस होती है, जो नर्व सप्लाई दांत को मिलता है वो यहाँ से मिलता है। वो कैविटी धीरे धीरे आपकी नस पे पहुंच जाती है। यहाँ पे पहुंचने के बाद तो सब कुछ नहीं कर सकते सिवाय एक चीज के कि आप नस का इलाज कराइए, तब भी आपका दांत बच सकता है। अगेन ये चीजें तब होंगी जब आप अपनी ओरल कैविटी के बारे में अवेयर हो, अपनी ओरल हाइजीन के बारे में अवेयर हो, राइट। तो आपका भैया जो कैविटी है वो पहुंच गई नर्व पे। नर्व में भी चलो आप तब भी अवेयर हो गए कि हाँ चलो अब नर्व में पहुंच गए, मुझे पेन हो रहा है तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा और ठीक करवा लूंगा। वहां से आप अपनी नर्व का इलाज कराओगे, रूट कनाल ट्रीटमेंट जिसे हम कहते हैं, वो ठीक, दांत आपका फिर भी बच जाएगा। अगर आप तब भी नहीं माने कि नहीं पेन किलर दे दीजिए, मुझे मेडिसिन दे दीजिए, मुझे नहीं करवाना, इलाज नहीं करवाना, तो अल्टीमेटली वही होगा, दांत जो कैविटी है जैसे आप देख रहे हो इतनी सी स्टार्ट होती है, इतनी बड़ी हो जाती है, वो पूरे दांत को इनगल्फ कर लेगी, खा लेगी आपके दांत को, और वहां से आपका दांत अगेन एक्सट्रैक्शन मतलब लॉस ऑफ टूथ, राइट। तो अगर आप, बॉटम लाइन क्या है, अगर आप अपने दांत की ओरल हाइजीन को मेंटेन करते हैं, पूरी ओरल कैविटी की ओरल हाइजीन को मेंटेन करते हैं, तो आप ऐसे दिखने से बच सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हैलिडोसिस। हालांकि अब कोविड के चक्कर में आप लोग ये कम महसूस कर पा रहे होंगे, बट वैसे बिफोर कोविड का टाइम अगर आप याद करें तो मास्क पहनते थे हम, इसलिए हमको एक दूसरे की स्मेल तो आती नहीं थी कि किसकी कितनी स्मेल है, प्लस डबल मास्क पहन लो तो और ही नहीं आएगी, राइट। बट उसके पहले का टाइम अगर आप याद करें, अगर आपके मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं यार कि अगर अक्रॉस द रूम भी बैठे हो ना तो वहां से भी उनकी स्मेल आ जाएगी, अब यार वो उसी आदमी का मुंह बस आ रहा है, और वो बहुत बड़ा टर्न डाउन होता है। मतलब आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप्स में, आपकी सोशल लाइफ में, हर चीज में इफेक्ट करती है बैड ब्रेथ। बैड ब्रेथ क्यों होती है? सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि आपने, अगर आप प्रॉपर ब्रशिंग नहीं करी है, प्रॉपर फ्लॉसिंग नहीं करी है, ओरल हाइजीन को अच्छी तरीके से मेंटेन नहीं करा है, तो क्या होता है कि आपके मुंह में जो चीजें रह, जो पार्टिकल्स रह गए हैं या जो सलाइवा रह गया है, जो बैक्टीरिया वॉश आउट नहीं हो पाए हैं, वो एक्टिविटी करते रहते हैं, उसकी वजह से एक ओडर प्रोड्यूस होती है। वो ओडर कम्स एज योर ब्रेथ, राइट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन ओरल हाइजीन ऑल्सो बिकॉज हैलिडोसिस सबसे शायद पहला ट्रेट होता होगा किसी की, अगर ओरल हाइजीन अच्छी नहीं है तो पहला ट्रेट उसका ये होगा कि भैया मुंह से बदबू जरूर आएगी, तो इसको भी मेंटेन करने के लिए ओरल हाइजीन इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट आते हैं एस्थेटिक्स। आप ये आदमी की फोटो देखिएगा जो सेंटर में है, इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज एस्थेटिक्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज उस आदमी की आईब्रो नहीं है, बट आई एम 100% श्योर आपने पहली चीज नोटिस की होगी कि उसका बीच का दांत नहीं है, राइट। तो एस्थेटिक्स देखिए आप कितनी इंपॉर्टेंट है। वहीं यू कैन लुक एट हिज वाइफ, यू कैन लुक एट हिज चाइल्ड, एकदम परफेक्ट डेंटिशन है। ऐसी स्माइल जो है आपके एस्थेटिक्स को इतना ज्यादा इम्प्रूव करती है। मतलब आप लेटली मेरी बुआ है, शी इज देयर ऑन दिस प्रेजेंटेशन राइट नाउ, उनके दांत थोड़े से बाहर थे सामने के, अब हम लोग बहुत लगे कि नहीं बुआ आप ठीक कराओ,
मतलब नाउ व्हेन शी स्माइल्स हम लोग को इतना अच्छा लगता है कि यार क्या लग रही है, यही करा लेती 20 साल पहले तो और अलग दिखती। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी एस्थेटिक्स अच्छी हो, क्योंकि आपकी एस्थेटिक्स से आप बहुत बहुत अट्रैक्टिव लगते हो। अट्रैक्टिव नॉट जस्ट इन द अदर सेंस बट आल्सो दैट पीपल वांट टू टॉक टू यू, पीपल वांट टू लर्न फ्रॉम यू, पीपल वांट टू स्पीक टू यू एंड गैदर इन्फॉर्मेशन। उन्हें लगता है कि यार ये जो बंदा बोल रहा है ये बहुत अच्छा है, ये स्मार्ट है, ये हाइजीन मेंटेन कर रहा है, ये मतलब यू विल फील different about people who have a good smile, who look pretty. कोई अब जैसे डॉक्टर्स हैं या फॉर एग्जांपल टीचर्स हैं, अगर कोई गंदा सा दिखने वाला टीचर हो यार, बिल्कुल ही मतलब अच्छे से नहीं आते हो कॉलेज, सेम कपड़े डेली पहन रहे हो, मैं जानती हूँ, मैं भी स्टूडेंट हूँ, बहुत नोटिस करते हैं अपन ये बात कि टीचर ने क्या कपड़े पहने, एक साड़ी कितनी बार रिपीट हुई, करते हैं, सब करते हैं, हम भी करते थे। तो क्या होता है कि आपकी अपीयरेंस बहुत मैटर करती है। तो अपीयरेंस इज नॉट ओनली ऑफ योर बॉडी बट ऑल्सो ऑफ योर स्माइल, ऑफ योर ओरल कैविटी। वहीं अगर एक टीचर है जो बहुत अच्छी उसकी स्माइल हो, बहुत अच्छा दिखता हो, यार उन्हीं से पूछना है हमको तो अपना डाउट है। लेकिन अगर टीचर आपको दिख रहा है इसकी तो दांत पीले हैं, ये तो गुटखा खाते हैं, इनकी तो बेकार है, तो मुंह खोलेंगे तो गुटखे की थूक निकलेगी, यू विल नेवर गो टू दैट टीचर। वो कितना भी अच्छा पढ़ाए, कितने भी अच्छे डॉक्टर हो या कितना भी अच्छा व्यक्ति हो, आप नहीं जाना पसंद करेंगे। Here is where aesthetics are very important, right? So aesthetics play a very important role in oral hygiene plays a very important role in maintaining aesthetics. देखिए, जो हम बात कर रहे थे aesthetics और appearance की, लेफ्ट वाली जो इस इमेज के दो पार्ट्स में डिवाइड करा अपन ने, लेफ्ट साइड आप देख सकते हो, आप अपने हाथ से ना राइट साइड हाइड कर दीजिए। आप देखिए जिस व्यक्ति के दांत लेफ्ट साइड जैसे हो और जिस व्यक्ति के दांत राइट साइड जैसे हो, आपके लिए क्या ज्यादा अट्रैक्टिव है? अब आप अपने आप को जज कर लेना इस बेसिस पे। अच्छा, अनदर थिंग इज कि अगर ये एक टीनेज में अगर आपके दांत खराब है, या एक ग्रोइंग एज में, या लड़कियों के लिए स्पेशली, इवन लड़कों के लिए जो शादी की एज होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अगर उस एज में आपके दांत बुरे दिखते हैं तो एक बहुत बड़ा टर्न डाउन होता है वो सबके लिए। जैसे मैंने देखा, मेरे कितने सारे फ्रेंड्स जिनकी मैरिज हुई है, वो आएंगे मैरिज के 1 आध महीने पहले, यार दांत की सफाई करानी है, यार ब्लीचिंग कर दे, यार बस तू दांत अच्छे कर दे। भाई क्यों आपको 1 महीने पहले याद आता है कि आपके दांत भी एक चीज होती है जो फोटो में देखेंगे? उस चीज को अगर आप बचपन से मेंटेन कर रहे हो तो आपको इस पे नहीं पहुंचना पड़ता कि आज मेरे दांत ठीक कर, राइट? अगर आपके दांत खराब दिख रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल आपकी है, और इस चीज को अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए हमको आपस में भी, कि अगर भैया दोस्त ऐसे होने चाहिए कि भाई तुम्हारे दांत अच्छे नहीं दिख रहे, तुम डेली ब्रश किया करो यार। आपस में आप एक दूसरे को एम्बैरेस करने लगोगे अपनी अपीयरेंस और साइकोलॉजी को लेके, मतलब अपीयरेंस को लेके, आपकी साइकोलॉजी अलग तरीके से ग्रो करेगी। हाँ यार मेरे दोस्त ने बोला है। वहीं कोई आउटसाइडर अगर आपको रिजेक्ट करते कि यार तुम्हारे तो दांत बुरे हैं, मेरे को नहीं बात करती तुमसे, तो वो आपकी साइकोलॉजी में बहुत बड़ा इफेक्ट क्रिएट करता है। मतलब आपको खुद लेट डाउन फील होगा, आपको अंडर कॉन्फिडेंट फील होगा। ऐसा ना हो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन करें। अब ओरल हाइजीन जो है, हम ये तो हमारे ऊपरी फैक्टर्स हो गए जो हमें दिखते हैं कि हाँ भाई इस चीज के लिए ओरल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट दे ऑल्सो से दैट ओवरऑल हेल्थ, ओरल हेल्थ इज फॉर ओवरऑल हेल्थ। मतलब अगर आप दांतों को अच्छा रखेंगे, साफ रखेंगे, तो इससे आपके सिस्टमिक डिजीजेस भी बढ़ जाते हैं। जैसे कि आप सब जानते हो कि मुंह जो है हमारा एंट्री है पूरी बॉडी के लिए, एक तरह से अगर हम देखें तो ओरल कैविटी इज द एंट्री फॉर एनीथिंग दैट गोज इनसाइड आवर बॉडी। आपके खाने से लेके, ब्रेथ से लेके, हर चीज ओरल कैविटी से ही अंदर जाती है, राइट? आपको ये जान के शायद थोड़ा अलग लगे कि जो मुंह के बैक्टीरिया होते हैं, ओरल हाइजीन जो होता है वो कई हद तक आपकी लंग्स और आपके हार्ट को भी डैमेज करता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ इट डैमेजेस योर हार्ट। हम ये चीजें कम सोचते हैं बट ये सोचना भी जरूरी है। आपके माइंड में पैसिवली भी ये बात चलनी चाहिए कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? जैसे कि आप देख सकते हो, फर्स्ट जो पॉइंट है, इट इज अबाउट एंडोकार्डाइटिस। इट इज आल्सो कॉल्ड इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस ये जो है, दिस इज एन इन्फेक्शन ऑफ द इनर लाइनिंग ऑफ योर हार्ट चेंबर्स। हार्ट के आवाज चली गई। हेलो, आ गई। हाँ, तो एंडोकार्डाइटिस क्या है? एंडोकार्डाइटिस इज बेसिकली एन इन्फेक्शन ऑफ द इनर लाइनिंग। आपको पता होगा हार्ट की लाइनिंग होती है, मैं उसकी डेप्थ में नहीं जाऊंगी, बट हार्ट में लाइनिंग होती है, राइट? तो एंडोकार्डियम जो होता है हमारे, हाँ, तो हार्ट की जो एंडोकार्डियम होती है, जो सबसे इनर लाइनिंग होती है, उसमें ये इन्फेक्शन होता है। कैसे होता है? ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो अगर हमारे मुंह में कहीं पे भी ब्लीडिंग हो रही है, गम्स में या मसूड़ों, क्या कहते हैं अपन इसको, गाल के अंदर वाले हिस्से में, तालू में,
लिप्स के अंदर वाले हिस्से में कहीं भी अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, वो ब्लीडिंग जो है वहां पर बैक्टीरिया एक्युमुलेट होगा ही होगा। अब ये बैक्टीरिया क्या करता है, जब आपके ब्लड में चला जाता है तब वो वहां पर जाके हार्ट की जो ये वॉल्व है, एंडोकार्डियल लेयर ऑफ द हार्ट, वहां पर जाके अक्यूमुलेट करता है। वहां जाके अक्यूमुलेट करने की वजह से उस एरिया में इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो सकता है। दिस इन्फेक्शन कैन हैपन in your through your oral cavity, right? This infection of the inner lining of your heart chambers or valves typically occurs when bacteria or other germs from another part of your body, such as your mouth, spread through your bloodstream and attach to certain areas in your heart. वहाँ पे प्लाक accumulate होता जाएगा, वो आर्टरी को ब्लॉक कर देगा, हार्ट अटैक आएगा, खत्म। So आपको जिन पेशेंट्स को हार्ट कंडीशन ऑलरेडी है, कि नोन हिस्ट्री है या जिनकी फैमिली में हिस्ट्री, उनको तो और जरूरी है कि इस तरह से अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन करें। देन कम्स कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस। ऑल्दो इसके लिए कार्डियोवैस्कुलर मतलब बाकी की और जो डिजीजेस हैं हार्ट की, जैसे क्लॉग्ड आर्टरीज हो गई, स्ट्रोक्स हो गए, उनसे भी ओरल हाइजीन को मेंटेन किया गया। इट्स नॉट फुली अंडरस्टूड, मतलब कोई प्रूफ तो है नहीं इस बात का अभी तक, पर कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि जो मतलब बताया जा रहा है कि जो क्लॉग आर्टरीज हैं उसका कहीं ना कहीं कारण ओरल हाइजीन मेंटेनेंस भी हो सकता है, ओरल बैक्टीरिया हो सकता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन योर ओरल हाइजीन, ताकि दांत और दिल की दोस्ती बनी रहे। अब आते हैं हम सेप्सिस पे। सेप्सिस जो है बेसिकली ब्लड का इन्फेक्शन है, राइट? कोई भी इन्फेक्शन जहाँ पे बैक्टीरिया है, अगर ये डेंटल एब्सिस है, या एब्सिस मतलब दांत में पस बन रहा है, या दांत के आजू बाजू में कहीं पे जैसे फोड़े टाइप का हो रहा है, या कुछ इस तरह रूट के आपका जो जहाँ पे दांतों की रूट आती है, जड़ जहाँ रहती है दांतों की, वहां पर एब्सिस जैसा फॉर्मेशन होने लगता है। ये जो एब्सिस है ये इतना बड़ा भी मतलब इतना सीवियर भी हो सकता है। इसे ये नहीं कह रही हूँ कि मैं साइज में ही बड़ा हूँ, उसके अंदर ऐसे बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकते हैं जो आपकी टोटल बॉडी में सेप्सिस क्रिएट कर सकते हैं। सेप्सिस इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको कहीं कहीं पुराने लिटरेचर में ब्लड बोर्न इन्फेक्शन भी कहा गया है। मतलब आपकी पूरी बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को ये जो सेप्सिस मतलब को इन्फेक्ट कर देता है बैक्टीरिया, उसको मतलब बैक्टीरिया से जो सेप्सिस इन्फेक्शन हो जाता है उसको सेप्सिस बोल सकते हैं आप। ये जो इमेज है इसमें दिया हुआ है कि साइंस क्या है सेप्सिस। फीवर, शिवरिंग, कोल्ड, रैपिड ब्रीदिंग, सांस से जल्दी बनना, राइट, एक्सट्रीम पेन या डिस्कम्फर्ट, मोल्टेड स्किन, डिसोरिएंटेशन या कंफ्यूजन, एलिवेटेड हार्ट रेट, ये सारे सिम्टम्स बहुत अक्यूट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इस तरह नहीं कि हाँ यार आज मेरे को शिवरिंग फीवर और सेप्सिस, नहीं, ऑल दीज सिम्टम्स अकर ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम एंड एट अ वेरी सीवियर रेट। मतलब यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ ये आदमी को कुछ हो रहा है, इसको लेकर चलो। और सेप्सिस बहुत अधिकतर केसेस में डेथ को ही लीड करता है। बहुत कम केस ऐसे हैं जिसमें सेप्सिस क्योर हो पाता है। ताज्जुब की बात ये है कि ओरल हाइजीन इज वन ऑफ द कॉज ऑफ सेप्सिस। आप कभी नहीं सोचते हो कि ओरल हाइजीन से सेप्सिस हो सकता है। आपको लगता है सेप्सिस इतनी बड़ी बीमारी है, मुंह से थोड़ी ना होगी, बट बिल्कुल है कि मुंह की एब्सिस से या किसी भी और बैक्टीरिया से, किसी भी और तरह के लीजन से इट कैन लीड टू सेप्सिस। अब बात करते हैं लंग्स की। वी आल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि भाई जो ओरल बैक्टीरिया है वो किस तरह से हमारी लंग्स को इफेक्ट करता है। तो कैविटीज एंड गिंजाइटिस जो हमने पीछे पढ़ा आर कॉज्ड बाय जर्म्स, ये तो हम जानते ही हैं। Teeth and gums are reservoirs for germs that can travel down to the lungs and harm them. जो हमारे दांत है और इनके जो गैप्स है या मैलोक्लूशन टी, जैसे हमने देखा टेढ़े तिरछे मेढ़े दांत है, उसमें अगर आपका खाना फंसता है या कोई भी चीजें अक्यूमुलेट होने लगती हैं, वहां पर बैक्टीरिया का प्रोलिफरेशन होता है। वो बैक्टीरिया जब आप खाना खाओगे, पानी पियोगे, जो भी, तो कहीं ना कहीं अंदर जा सकता है, या अंदर थ्रू योर पाइप्स, जो भी विंड पाइप्स में भी अंदर जा सकता है। that will ultimately go to your lungs. That infection can cause damage to your lungs, right? lungs ऐसी जगह का बैक्टीरिया बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करता है। ड्रॉपलेट भी मतलब एक ड्रॉप से भी, अभी आप कोविड ही देख लीजिए, ड्रॉप से कितना बड़ा इन्फेक्शन हो जाता है, मतलब यू कैन लिटरली डाई आउट ऑफ दैट, राइट? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने हेलो, हाँ
बोल दो। Am I connected? Am I audible? Thank you. So क्या होता है कि हाँ, तो ये जो बैक्टीरिया है आप इनको कहीं ना कहीं ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में इनहेल कर लोगे, वो लंग में जाएगा और वो लंग की कैविटी में इन्वेड करने लगेगा, राइट? तो जो वहां इन्वेड उसने किया, वहां उसका प्रोलिफरेशन शुरू हो गया, और ऑलरेडी डैमेज लंग्स में अगर ऐसी चीज होती है जिनके जैसे कि कोई पेशेंट्स होंगे जो अस्थमा के हैं या सीओपीडी के हैं और भी जो लंग के डिजीजेस के पेशेंट्स हैं, उन लोगों में ये और ज्यादा एक्सट्रीम इफेक्ट दे सकता है। ऐसे लोगों के लिए इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू मेंटेन योर ओरल हाइजीन, राइट? जैसा कि आप देख सकते हो, infected and inflamed gums send out a distress signal that places the rest of your body on alert. This can lead to more inflammation in the lungs. जैसा कि हमने पहले पढ़ा, inflammation सबसे बड़ा फर्स्ट रिएक्शन होता है बॉडी का। अब अस्थमा भी है या सीओपीडी है, उसमें क्या होता है अल्टीमेटली तो लंग्स इन्फ्लेम होती है ना, मतलब टू टेक आउट द बैक्टीरिया जो उसमें आया है, जो भी फॉरेन वो आई है बॉडी, उसको निकालने के लिए क्या करेगा, वो इन्फ्लेमेशन करेगा। फर्स्ट सेक्शन उसका इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन करेगा तो आपकी जो लंग की एल्वेओलाई होती है वो एक्सपैंड हो जाएगी, जिसकी वजह से आप ब्रीथ नहीं कर पाएंगे। This one of the causes for this is what? Oral hygiene, oral bacteria, oral droplets, anything which is entering the mouth or entering the lungs through your oral cavity. Coming to pregnancy and birth complications, mothers are known to face tooth decay and gingival, मतलब बहुत सारे आप देखेंगे कि जो प्रेग्नेंट होती हैं, जो कंसीव करे हुए होते हैं मदर्स न्यूली या इवन एक ट्राइमेस्टर के बाद, उन लोगों को प्रॉब्लम होती है दांतों की, जिंजाइवल इरिटेशन होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। इसकी रीजन भी कहीं ना कहीं आपकी ओरल कैविटी होती है। इनफैक्ट देयर आर थिंग कॉल्ड प्रेगनेंसी ट्यूमर्स। कई बार ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी की वजह से आपकी ओरल कैविटी में ट्यूमर्स हो जाते हैं, बट इन सब का रीजन केवल ओरल हाइजीन ही है। कई लोग मतलब अलग अलग सिम्टम्स एक्सपीरियंस करते हैं, राइट? मतलब जो भी कंसीव करे हुए होते हैं या जैसा भी है, तो दे एक्सपीरियंस डिफरेंट सिम्टम्स। इसकी वजह से आपके ओरल अल्सरेशंस बहुत कॉमन है। आपको कहीं ना कहीं कैविटी में अगर छोटी सी भी चोट लगेगी वो एकदम सेल्सर बन जाएगी। मतलब सबसे आपको पता होगा कि जो ओरल कैविटी का म्यूकस मेम्ब्रेन होता है ना, वो सबसे फास्ट हीलिंग होता है। आज आपके अगर मसूड़े में या साइड में कहीं कट लगेगा, आपको शायद अगले दिन सो के उठोगे ठीक हो जाएगा, अनलेस वो बहुत सीवियर हो। थोड़ी छोटी मोटी चीजें तुरंत ठीक हो जाती है, बट वही अगर आपके हाथ में लगेगा या बॉडी किसी और पार्ट में लगेगा तो वो उतनी जल्दी ठीक नहीं होता। बट इन स्पाइट ऑफ दैट, प्रेगनेंसी में कुछ हार्मोन्स ऐसे रिलीज होते हैं जिसमें क्या होता है कि आपकी जो भी कट्स है, वुंड्स है, या आपने हाइजीन मेंटेन नहीं करी है और पेरिडोंटाइटिस हो गया आपको, जो हमने पहले पढ़ा था, गम की डिजीज हो गई है, तो वो क्या करेगा, प्रोलिफरेट करने लगेगा उस चीज को, राइट? उसको और बढ़ाने लगेगा, आपके माउथ में ड्राइनेस कॉज करेगा, दांतों को आपको लगेगा यार मेरे दांत ढीले हो रहे हैं, ये सब चीजें करने लगते हैं। ये आपके हार्मोन्स की वजह से भी होता है, बट उसका मेन कॉज है कि अगर आप प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो ही ये सब चीजें आगे बढ़ पाएंगी। यदि आप हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं तो आपको अवेयरनेस रहेगी कि आज मुझे इस तरफ कट लगा हुआ है, मुझे इधर केयरफुल रहना है, मैं उसके ऊपर ब्रश नहीं करूंगी, मैं उस पर प्रॉपर जो भी मेडिसिन अगर मिल रही है तो वो लगाऊंगी। आई विल टेक केयर ऑफ दैट वुंड और दैट एरिया और द एंटायर ओरल कैविटी, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, especially for mothers who are going to be expecting a baby. नेक्स्ट आता है डायबिटीज। आप सबने सुना होगा कि डायबिटीज तो भाई बहुत ज्यादा सीरियस बीमारियों में से एक है, राइट? और इसके बहुत सारे फीचर्स होते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हाँ भाई डायबिटीज की वजह से हमारे पाँव में दर्द रहता है, या डायबिटीज की वजह से मुंह सूखा रहता है, या बहुत सारे मतलब चोट लगती है तो घाव ठीक नहीं होता है। ये डायबिटीज की बहुत बेसिक बीमारियां हैं, मतलब बीमारियां नहीं, कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो ओरल कैविटी में क्या क्या इफेक्ट देता है ये? ओरल कैविटी में इसकी वजह से ड्राई माउथ हो सकता है। ड्राई माउथ होगा तो क्या होगा, आपको अगर माउथ पूरे टाइम सूखा रहेगा, आपको बोलने में प्रॉब्लम होगी। ए बी, आपको अगर बाय चांस कोई कट लगता है, वुंड लगता है, बार बार उस पे ओरल म्यूकोसा से रब करेगा, कभी हील नहीं हो पाएगा, वो घाव बन जाएगा, वो घाव प्रोलिफरेट करेगा, बढ़ भी सकता है, उसके हील होने से ज्यादा उसके बढ़ने के चांसेस होते हैं। यहाँ आ गया आपका ड्राई माउथ। सेकंड आता है आपका गम डिजीजेस। अब जैसे मैंने पहले बताया था कि गम में अगर आपको इन्फेक्शन है, आपको थोड़े बहुत में पता चल गया कि हाँ इन्फेक्शन है, आप ब्रशिंग करेंगे, ओरल हाइजीन मेंटेन करेंगे, ठीक हो जाएगा। डायबिटिक्स के साथ में नहीं होता। डायबिटिक्स के साथ अगर आपको पेरिडोंटाइटिस है, गम्स का प्रॉब्लम है, क्या बोलते हैं वेस्टिबुल मतलब जहाँ डेप्थ रहती है, हमारे पूरे मसूड़े जहाँ एंड होते हैं, वहां तक के अगर वहां पे अगर नीचे आपको घाव है, कोई तरह की प्रॉब्लम, किसी तरह की प्रॉब्लम है,
वो प्रॉब्लम्स डायबिटिक पेशेंट्स में इतनी आसानी से ठीक नहीं हो पाती, है ना। थ्रश में क्या होता है? थ्रश इज बेसिकली फंगल डिजीजेस, जो फंगस की वजह से जो डिजीजेस होते हैं उसको हम थ्रश कहते हैं। तो अगर ओरल थ्रश है, ओरल कैविटी में आपको अगर फंगल इन्फेक्शन हो गया है, जो आप सॉरी मैंने फोटो नहीं डाली इसकी, बट यू शुड सर्च ऑन गूगल, आप देख पाओगे कि ओरल थ्रश में पूरी कैविटी में आपको व्हाइट कलर का एक्यूमुलेशन दिखने लगेगा, उसको थ्रश कहते हैं। वो भी डायबिटिक्स में बहुत कॉमन है। फिर आता है, जैसा मैंने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, पुअर हीलिंग ऑफ ओरल टिश्यूज। जैसे बाकी घाव उनके देरी से भरते हैं, उसी तरह आपके ओरल कैविटी में भी अगर कुछ होगा वो भी बहुत देरी से भरेगा। सो इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? डायबिटिक्स को, या जिनको लंग डिजीजेस है या जिनको हार्ट डिजीजेस है, उनको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ताकि अगर बाय चांस 1% भी चांस है कि अगर ओरल कैविटी से हमको ये चीजें हो सकती है या कोई हमारी सिम्टम एग्रीवेट हो सकती है, वी नीड टू नो हाउ टू पुट अ स्टॉप टू इट। वी नीड टू नो कि हम उसको कैसे कंट्रोल करें या कैसे हम उसको होने से रोक ही दें, वो हो ही ना पाए हमको। उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि ओरल हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है। सो जैसा कि मैंने पहले ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, पीपल विद डायबिटीज आर एट अ ग्रेटर रिस्क ऑफ डेंटल कैविटीज। अब इसके दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक तो ये है कि जो ब्लड में हाई ग्लूकोज लेवल है उसकी वजह से बैक्टीरिया थ्राइव करता है। बैक्टीरिया को जो शुगर या ओरल कैविटी में जो शुगर सिक्रीशन हो रहा है उसकी वजह से, मतलब ऑलरेडी हम कहते हैं ना मीठा खाने से कीड़े लगते हैं, तो उनको तो ऑलरेडी इट्स हाई इन ग्लूकोज लेवल्स, उसकी वजह से बैक्टीरिया प्रोलिफरेट करता है। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि जो डायबिटिक्स उनको बार बार खाने को बोला जाता है ना, कि उनको बोला जाता है कि कम खाओ बट 2-2 घंटे के गैप में खाओ। तो कहता है जितनी बार खाना खाते हो आप उतनी बार ब्रश तो नहीं कर सकते। अब दिन में 24 घंटे होते हैं, अगर उसमें आप मतलब समझ लो 8-8 घंटे सो भी रहे हो, तो बचे घंटे में आप हर 2 घंटे में ब्रश तो नहीं कर सकते, है ना। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप अगर खाना खा रहे हो 2-2 मील्स में, तो भी आई विल टेल यू इन फर्दर स्लाइड्स कि आपको उसको कैसे मेंटेन करना है। इससे आप अल्टीमेटली कैविटी को होने से रोक सकते हैं। देन कमिंग टू ओरल कैंसर, ये तो आई मीन इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन इंडिया। हालांकि हाँ, इंडिया में जिस लेवल पे टबैको और क्या गुटखा इन सब चीजों का यूज होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि ये चीजें कैसे आपकी ओरल कैविटी को इफेक्ट करती है, और इस मतलब ओरल हाइजीन इन लोगों के लिए मेंटेन करना क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट है फ्रीक्वेंसी ऑफ टूथ ब्रशिंग। जैसा कि आप जानते हो, कई लोग ऐसे होते हैं कि जो कह लो दिन में कहो हमने बोल दिया कि नहीं ब्रश करना बहुत जरूरी, तो क्या 6 बार ब्रश करने लगे। दैट इज नॉट राइट। अगर आप नॉर्मल दांत को 6 बार घिसोगे, आप कोई भी सरफेस को 6 बार घिसते रहोगे, तो वो दांत इरोड होने लगेगा, उसकी दांत के ऊपर की फिल्म झड़ने लगेंगी, वो दांत आपका अब्रेसिव होने, मतलब वो दांत अल्टीमेटली आपका वीक होता जाएगा। सो इट्स नॉट रिकमेंडेड टू ब्रश मोर देन ट्वाइस इन अ डे, ठीक है। दूसरी चीज होती है कि करना ही नहीं है, 6 दिन में 1 बार कर रहे हैं, वो भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि प्लाक फॉर्मेशन, गम डिजीजेस, एवरीथिंग सब चीज आती है वहां पे, है ना। सेकंड आता है आपका टीथ क्लीनिंग मटेरियल। टीथ क्लीनिंग मटेरियल से अब नॉर्मली, अब मैं बात कर रही हूँ तो मैं तो टूथपेस्ट ही समझती, बट आप विश्वास नहीं करेंगे या शायद कुछ लोग करें भी, देयर इज अ थिंग कॉल्ड निशमंजन, या कई लोग तंबाकू से ब्रश करते हैं, कई लोग पत्ते से ब्रश करते हैं। मतलब कई सारी, इंडिया में स्पेशली इतनी सारी वैरायटी है ब्रश करने की चीजों को कि मतलब हम लोग भी आज तक सुनते हैं कि अच्छा ये भी होता है। कई लोग रबर से ब्रश करते हैं, अलग अलग चीजों से ब्रश करते हैं। बट आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि इन चीजों से वो जो केमिकल्स रिलीज होते हैं या जो हार्मफुल सब्सटेंसेस उन चीजों के अंदर होते हैं, वो आपके ब्लड में जा रहे हैं और आपको बहुत अलग अलग लेवल्स पे डैमेज कर रहे हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने दांत को ब्रश केवल टूथपेस्ट से ही करें। फ्लोराइड कंटेंट वाले टूथपेस्ट से आपको ब्रश करना चाहिए, सिर्फ उसी से और किसी से नहीं। थर्ड आप देख रहे हो क्रॉनिक म्यूकोजल ट्रॉमा। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मुंह में, जैसे मान लीजिए एक शार्प कस्ट है, एक आपका दांत है, उसमें छोटा सा शार्प टुकड़ा निकला हुआ है, आपने खाना खाते टाइम या किसी और एक्टिविटी के टाइम पे आपके दांत पे कट लग गया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस कट को ऑब्जर्व करें। यदि आप इसको नहीं करते हैं, ये कट आगे जाके वो घाव बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, वहां पे इंफेक्शन बना देगा, सबसे पहले एक अल्सर बनाएगा, छाला बनाएगा। वो छाला कब बढ़ के कैंसर बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको लगेगा यार अभी तो छाला ठीक हो जाएगा,
आप सोचेंगे चलो कल दिखा लेंगे, चलो परसों दिखा लेंगे, एक एक दिन भी नहीं, एक एक मिनट वो छाला बढ़ेगा उसकी एक्टिविटी की। जैसे ओरल कैविटी में सबसे पहले ठीक होता है ना, उसी तरीके से सबसे पहले इंक्रीज भी होता है। किसी भी और जगह का कैंसर उस स्पीड से नहीं बढ़ता जिस स्पीड से ओरल कैंसर बढ़ता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको इस तरह की कोई चोट लग रही है तो आप या तो दांत को घिसवा लीजिए। अगर दांत रीजन नहीं है उस चोट का, तो जो भी रीजन है वो रीजन आप तुरंत ओमिट करिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप तंबाकू खाते हैं, उसी जगह पे अगर आप तंबाकू रख के खा रहे हो तो वहां पे ही चोट लगी है, आप उसमें तंबाकू के पूरे कार्सिनोजन डालते जा रहे हो। कार्सिनोजन मतलब वो केमिकल्स जो कैंसर को कॉज करते हैं। तो तंबाकू में वो चीजें होती हैं, राइट? तो वो निकल निकल के कहीं ना कहीं वो घाव को बढ़ाती जाएंगी, वो घाव अल्टीमेटली बढ़ के बन जाएगा आपका ओरल कैंसर। अल्कोहल में भी ऐसे कई, अच्छा अल्कोहल में क्या है, अब यही घाव है या कह लीजिए नहीं भी है। अल्कोहल आपको पता है सबसे पहली बात क्या करता है, डिहाइड्रेशन करता है ना। कोई भी आपको अगर अपने क्या बोलते हैं स्लाइड्स वगैरह में भी अगर आपको बनाना होता तो आपको अल्कोहल में डालते हो ना, फलाने फलाने % अल्कोहल, तो उससे क्या है वो जम जाता है, जो भी होता है पता नहीं आपके माइक्रोबायोलॉजी में। तो उसको अल्कोहल क्या करता है, डिहाइड्रेंट होता है। अल्कोहल डज द सेम एक्टिविटी इन द ओरल कैविटी, वो आपके मुंह के अंदर भी जो ओरल टिश्यूज है उनको भी डिहाइड्रेट कर देता है। तो बाय चांस ऐसी कोई कट है कुछ है तो उसको आपको हाइड्रेशन चाहिए, आपको सलाइवा चाहिए, आपको पानी चाहिए, आपको ऑइंटमेंट्स चाहिए। अल्कोहल उस चीज को सस्टेन नहीं करने देगा। अब क्या होगा वहां पर, जो अब हमारी बॉडी को चोट लगी तो वो हील करने की कोशिश करेगी, तो वहां जो हीलिंग की प्रोसेस शुरू होगी ना, तो अल्कोहल जो होता है उसका डीएनए को डैमेज करता है, जिसकी वजह से आपकी हीलिंग ही इम्प्रॉपर हो जाती है, विच अगेन लीड्स टू ओरल कैंसर। टबैको एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। अरेका नट मतलब सुपारी, सुपारी में भी एसिटाइल कोलिन एक कंपोनेंट है, एक केमिकल है, वो होता है, वो रिलीज होता है। आपने देखा होगा जो लोग सुपारी खाते हैं उनका मुंह कम खुलने लगता है। कुछ समय आप देखिएगा, आपका जो नॉर्मल माउथ ओपनिंग है उसमें 4 उंगली पूरी अंदर आपके मुंह में जाना चाहिए, है ना। पर जो लोग तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, या जिसमें सुपारी होती है, या अकेले सुपारी भी खाते हैं, आप देखिएगा विथ टाइम ग्रेजुअली उनका मुंह कम खुलने लगेगा, दांतों की जो चमड़ी है वो हार्ड हो जाएगी, जलन देने लगेगी, वो जो अंदर की स्किन है वो बर्निंग सेंसेशन होने लगेगा उसमें। ये सब चीजें क्यों होती हैं? ये चीजें होती है सुपारी की वजह से। तो ये जो है इसको हम कहते हैं ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, इस कंडीशन को। और ये कंडीशन अल्टीमेटली बन के ओरल स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा बनाता है, विच इज अगेन अ टाइप ऑफ अ वेरी कॉमन टाइप ऑफ ओरल कैंसर, जो हमारे इंडिया में, और आप लोग सरप्राइज होंगे, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। हमारे जो ये वाला बेल्ट है इसमें बहुत देखने को मिलते हैं केसेस। फिर आप नेक्स्ट है लेसर नंबर ऑफ डेंटल विजिट्स। अब क्या, अगर आप रेगुलरली अपने डेंटिस्ट के पास जाते रहेंगे कि हाँ मतलब मेरे को 6 मंथ्स में एक बार डेंटिस्ट के पास जाना ही है फॉर अ रेगुलर चेकअप, तो आप नोटिस करोगे कि अगर थोड़ी सी भी कहीं कैविटी है या कोई भी, इवन अगर आप इसको कैंसर से जोड़ें, तो अगर थोड़ा सा भी कहीं उनको लगता है कि यार ये चांस है कि घाव बढ़ सकता है, तो डेंटिस्ट विल टेक केयर कि वो चीज आगे प्रोलिफरेट ना हो पाए, उसको अच्छी तरह से कंट्रोल में रख सके। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो आपकी अगर डेंटल विजिट्स कम है या 2-4 साल में एक बार जाएंगे, तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि आपके मुंह में कुछ खराब चल रहा है, क्योंकि हम अपनी ओरल हाइजीन को लेकर बहुत नेग्लेजेंट होते हैं। तो यू विल नेवर अंडरस्टैंड कि कुछ गलत हो गया, और पता कब चलेगा आपको, जब दुकान बिगड़ चुकी होगी। देन इट इज वेरी, फिर आप बोलोगे कि यार ये तो ऐसे ही डेंटिस्ट है, या हम ओरल के लिए इतना वो करें, इतना ध्यान क्यों दें, है ना। तो वो चीजें भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आपको कितनी बार डेंटिस्ट के पास जाना है। फिर आती है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशन। इसमें क्या है, अगर आपके ऑलरेडी बॉडी में कोई मतलब कोई डिजीजेस है, अब हेपेटाइटिस हो गया, एड्स हो गया, इस तरह की अगर कोई बीमारी आप सफर कर रहे हैं या आपके जानने वाले कोई सफर कर रहे हैं, तब देखेंगे कि उनको एक्चुअली उनसे हमको कम खतरा होता है, हमको उनसे कम खतरा होता है, उन लोगों को हमसे ज्यादा खतरा होता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में अगर कोई इन्फेक्शन आता है तो हमारी बॉडी फाइट कर सकती है, पर जो एड्स के पेशेंट होते हैं उन लोगों को उनकी बीमारी का कारण एड्स तो होता ही है, बट अगर कोई और डिजीज उनको हो जाए तो वो उनकी डेथ का कारण बन जाता है, या उस बीमारी को एग्रीवेट करने का कारण बन जाता है। तो जो लोग इम्यून कॉम्प्रोमाइज होते हैं उनके लिए इट्स मोर इम्पोर्टेंट कि वो लोग अपनी ओरल कंडीशन पे बहुत ध्यान दें। जरा सा भी कट है या पेरियोडोंटाइटिस टाइप की कोई कंडीशन है, वो कब इंप्लीमेंट होके क्या बन जाएगी, वो लोग इट्स वेरी इजी टू फॉर इट टू प्रोलिफरेट एंड एक्सटेंड टू अ लेवल वेयर इट कैन नॉट बी हील्ड।
वहां से वो ठीक हो ही नहीं सकता। सो उन लोगों के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो कैंसर बनने से रोकने के लिए ओरल हाइजीन को मेंटेन करें। फिर आता है लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। लोग सोचते हैं, हम में से कई लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है, हम ये नहीं कर सकते, हम डेंटिस्ट के पास नहीं जा सकते। तो आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि दिस इज अ वेरी रॉन्ग एटीट्यूड। अगर आपको लगता है कि डेंटिस्ट सिर्फ पैसा कमाने के लिए आपको चेक कर रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हो। देयर आर अ लॉट ऑफ कैंप्स एंड देयर आर लॉट ऑफ कॉलेजेस जहाँ पे कंसल्टेशन फी बहुत मिनिमम होती है, या अगर आप लोअर इकोनॉमिक स्टेटस के हो तो आपके लिए कई जगह फ्री भी होता है। बस पॉइंट ये है कि आप अपने इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से अपनी ओरल हेल्थ को इग्नोर मत करिए। आप किसी भी स्टेटस को बिलोंग करते हो, ओरल हेल्थ को मेंटेन करना, यदि आपके पैसे कब लगेंगे, जब आपकी एक छोटा सा घाव कैंसर बन जाए, उसके लिए आपके पास बहुत टाइम है कि आप उसको ना बनने दें। कैसे? आप अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन करो। सेकंड, आप जा के बार बार दिखाओ डॉक्टर को। उससे क्या होगा, अगर आप एक बार अवेयरनेस लाते रहोगे तो आप किसी भी इकोनॉमिक स्टेटस के बिलोंग करते हो, हायर हो लोअर हो कुछ भी हो, आपको जब पहले से पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये चीज मुझे ठीक करानी है, तो एनी ट्रीटमेंट एट द बिगिनिंग इज द लीस्ट एक्सपेंसिव, राइट? अब एक छाले को हील करना और एक कैंसर के एरिया को कटवाना क्या ज्यादा इजी है, बताइए? सोचिएगा, बाद में बताइएगा। फिर लेवल ऑफ एजुकेशन, अब ये मैटर करता है, ये पॉइंट जो है इसलिए मैटर करता है, इसलिए बिकॉज आज हम लर्नेड लोग हैं, हम इस प्रोबेबली प्रेजेंटेशन को भी देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, मैं भी अपनी इन्फॉर्मेशन आप लोग तक पहुंचा पा रही हूँ। इसका रीजन क्या है? आज आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, तो आप सुन पा रहे हो, बट क्या जो व्यक्ति नहीं सुन पा रहा है उसको छूट है? बिल्कुल नहीं है। ये तो मतलब नॉर्मली हर किसी को पता है ना कि दांतों की सफाई जरूरी है। तो ओरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए एक लेवल ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड जरूर है, बट एजुकेशन से मतलब ये नहीं है कि आप पीएचडी हो जब ही आप ओरल हाइजीन मेंटेन करोगे ना। अगर आप जाहिल भी हो, नहीं भी पढ़ पा रहे, तो भी आपके लिए ओरल हाइजीन मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ से होता है? आप सब आप बड़े, जैसे आपके घर वाले अगर नहीं भी एजुकेटेड है, या कई लोग जैसे मेरे साथ में भी कई लोग ऐसे थे जिनके घर वाले एजुकेटेड नहीं थे, अगर एक बंदा भी फैमिली का ये जानता है कि ब्रशिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, आप अपने घर वालों को इकट्ठा बैठाइए और उनको समझाइए कि देखिए ये हो सकता है अगर आप हाइजीन मेंटेन ना करें तो, है ना? लेवल ऑफ एजुकेशन हर फॉर्म पे है। यू डोंट हैव टू होल्ड अ वेरी गुड डिग्री टू लर्न हाउ टू मेंटेन ओरल हाइजीन एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट। आप किसी भी लेवल के हो सकते हो और तब भी आप हाइजीन मेंटेन कर सकते हो। ये सब जो फैक्टर्स हैं जो इस स्लाइड में अपन ने पढ़े अभी, ये सब विल अल्टीमेटली लीड टू ओरल कैंसर। तो हमको अल्टीमेटली वी हैव टू ट्राई टू प्रिवेंट ओरल कैंसर बाय मेंटेनिंग अ वेरी गुड ओरल हाइजीन। अब बात इतनी देर से हम कर रहे हैं कि हाँ हाइजीन मेंटेन करनी है, तो भाई कैसे करनी है, राइट? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है। चलिए देखो, सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है कि हमारी ओन नीड क्या है। जैसा कि आप सब जानते हो, कई लोग ऐसे होते हैं जो अननोइंगली भी अपने दांतों के बारे में बहुत अवेयर होते हैं कि नहीं ब्रश करके ही सोना है, चाहे मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीबॉडी इन जनरल। ये आदत आपके कहीं ना कहीं पेरेंट्स इंस्टिल करते हैं कि हाँ बच्चे को रोज ब्रश करके ही सुलाना है। सो अपनी नीड सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? जो व्यक्ति रोज ब्रश करेगा या रोज अपनी नीड्स को समझेगा कि हाँ भाई आज मेरे को इस एरिया में ज्यादा ब्रश करना है, या मेरे यहाँ कुछ फंस गया मुझे उसको निकालना है, या कुछ मतलब यू विल अंडरस्टैंड कि तुम्हारे लिए आपके लिए क्या जरूरी है ना? ये कब होगा? जब आप डेली 2 टाइम ब्रश करेंगे, आगे आपको मिलेगा ये, बट इट इज इम्पोर्टेंट टू नो योर ओन नीड्स, राइट? फिर सेकेंड आप आते हो डेवलपिंग अ रूटीन। अब रूटीन कैसे? रूटीन तो हमें पता है भाई कि सुबह ब्रश करना है, रात में ब्रश करना है, हमें नहीं करना और कोई रूटीन। रूटीन उन लोगों के लिए जो किसी कंडीशन को फेस कर रहे हो, या कोई ऐसे एरियाज में रहते हो जहां पर आप डेली ओरल फैसिलिटी को अवेल नहीं कर पा रहे हो, उनके लिए ओरल, जैसे कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, या जो लंग डिजीजेस के पेशेंट्स हैं, या जो हार्ट डिजीजेस के पेशेंट्स हैं, उनके लिए इट इज इम्पोर्टेंट कि आप अपने डेंटिस्ट को कंसल्ट करके एक अपना रूटीन बनवाइए कि भाई जो डायबिटिक्स है फॉर एग्जाम्पल, उनको हर 2 घंटे में एक स्मॉल मील खानी है। उस मील को खाने के लिए क्या आपको बोले कि मैं क्या 8 बार ब्रश करूं? नहीं, उसके लिए आपको क्या करना है? आपको या तो शुगर फ्री गम्स रखिए अपने पास कि आप दिन में 2 या 3 बार
च्युइंगम खा लीजिए, जिसकी शुगर फ्री गम्स खाइए, जिसकी वजह से जितना भी अक्यूमुलेशन होगा किसी बैक्टीरिया का कुछ भी है तो आप उसको स्पिट आउट कर सकते हैं। आप माउथ रिंसेस का यूज करिए, जिसको आप जैसे फॉर एग्जांपल आप बार बार खाना खा रहे हैं तो आप कुछ नहीं 2 मिनट रिंस कर लिया। चलिए रिंस मैं कहती हूँ माउथ रिंस नहीं भी अवेलेबल है, आप नॉर्मल पानी से रिंस कर लीजिए अपने माउथ को, वो भी इट्स यूजफुल। थर्ड, फ्लॉसिंग करिए। कहीं कुछ जैसे फंस रहा हो बार बार आप खा रहे हो तो अगर आप 2 बार ब्रश करते हो तो आप 4 बार फ्लॉस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट फ्लॉसिंग करिए। मतलब इस तरह से आप अपने डेंटिस्ट को कंसल्ट करके अपनी स्पेशल नीड के हिसाब से एक ओरल प्लान बनवा लो कि हाँ ये मुझे करना है। यू हैव टू बी अवेयर अबाउट इट, ताकि जो डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस हमने पढ़े वो कॉम्प्लिकेशंस पे हम लीड ना कर पाए, पहले ही उस चीज को रोक लें। ब्रशिंग द राइट वे। अब सब लोग कहते हैं हाँ ब्रश करना है, दिन में 2 बार ब्रश करना, कैसे ब्रश करना है ये कम लोग जानते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि ब्रशिंग की टेक्निक्स होती है अलग अलग तरह की। कई लोग होते हैं जैसे बच्चे, चलिए बच्चों से शुरुआत करते हैं। जो बच्चों की ब्रशिंग टेक्निक होती है उसे कहते हैं फोन्स मेथड, मतलब उसका जो टेक्निकल नेम है इट इज फोन्स टेक्निक। अब छोटा बच्चा उसको बोलोगे ब्रश कर लो, ब्रश पकड़ा दोगे, उसको क्या पता वही कैसे करना है, वो तो टूथपेस्ट खा जाएगा। उनके टूथपेस्ट बड़े अच्छे आते हैं, स्ट्रॉबेरी के फ्लेवर जाने कौन कौन से, तो वो लोग तो बढ़िया खा जाएंगे टूथपेस्ट, फिर क्या करोगे? दैट इज नॉट द वे यू विल टीच योर चाइल्ड हाउ टू ब्रश। क्या करना है आपको, आप उनको बोलिए कि हाथ यूं पैरेलल रखें फ्लोर के, हाथ अपना स्ट्रेट करके फ्लोर के पैरेलल रखें। उसके बाद बड़े बड़े सर्कल्स बनवाइए उनसे कि हाँ हवा में बड़े बड़े सर्कल्स बनाओ। अब धीरे धीरे उस सर्कल्स को ग्रेजुअली छोटा करते जाइए। वो सर्कल्स को छोटा करते जाओगे, उसको धीरे धीरे सिखाइए कि ओरल कैविटी में सर्कल को छोटा करते हुए कैसे लाना है। वो उनका मेथड होगा कि वो कैसे मतलब उस ब्रशिंग टेक्निक को, मतलब वो बड़े बड़े सर्कल्स को अपने मुंह में लाते लाते छोटे छोटे सर्कल्स बना के राउंड पैटर्न में ब्रशिंग करें। दैट इज द वे अ चाइल्ड शुड स्टार्ट हाउ टू ब्रश। क्यों? क्योंकि जो छोटे प्राइमरी डेंटिशन होता है, जो दूध के दांत होते हैं वो इतने कॉम्प्लेक्स नहीं होते, सारे दांत होते हैं ना, उतने कॉम्प्लेक्स नहीं होते दूध के दांत, उसमें छोटे छोटे होते हैं, उनमें इतने पिट्स मतलब इतने घट्टे नहीं होते, उनकी एनाटॉमी इतनी वैसी नहीं होती कि आप मतलब पूरा उनको टेक्निकली ब्रश करना सिखाए। बहुत सिंपल क्लीन छोटे दांत होते हैं, उनके लिए इतना भी बहुत है। इतनी ब्रशिंग भी अगर इतनी बच्चों के हाथ पे इतनी डेक्सटेरिटी नहीं होती कि वो इतने अच्छे से सर्कल्स बना पाए, बट दिस यू हैव टू टीच देम। आपको उनको ये प्रैक्टिस करानी है कि हाँ भाई पहले आप बड़े गोले बनाओ, फिर छोटे गोले बनाते 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 अपने मुंह के अंदर आप ब्रशिंग करो, है ना। बात आती है अडल्ट्स की। अडल्ट्स में जो मैं जो पर्सनली रिकमेंड करती हूँ टेक्निक, उसका नाम है मॉडिफाइड बास मेथड। उसमें आपको क्या करना है, आप समझ लीजिए, अब मैं अपने हाथ से, आप लोग को वीडियो दिख रहा है क्या मेरा? नहीं दिख रहा ना, आ गया। यस मैम। ओके ओके ओके, सो आई टेल यू। फॉर एग्जांपल ये हमारा दांत है, ठीक है। अब आप इमेजिन कर लीजिए ये जो मेरी फिंगर है, सॉरी रिंग है, ये डिवीजन है अपर और लोअर आर्च का। अपर मतलब ऊपर के दांत और नीचे के दांत का ये डिवीजन है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। मैं कास्ट ला नहीं पाई, आई एम रियली सॉरी, बट समझ लीजिए। अब हमें क्या करना है, हमको ऊपर के दांत और नीचे के दांत इस तरह से बंद करने हैं, मतलब ऐसे मिलाने हैं कि ऊपर और नीचे के दोनों के दांत दिखे। अब जो हमारा ब्रश है उसको लेके क्या करना है, राउंड राउंड, फिर नीचे के दांतों को ऊपर की तरफ अप और ऊपर के दांतों को नीचे की तरफ डाउन। तो आप एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, राउंड राउंड अप एंड डाउन, राउंड राउंड अप एंड डाउन। आप ब्रश करो ना तो ये फॉर्मूला के दिमाग में चलते रहना चाहिए, राउंड राउंड अप एंड डाउन, है ना। इसी तरीके से आप साइड के दांतों को भी करोगे, राउंड राउंड अप एंड डाउन, ठीक है। ऊपर की जो अक्लूजन सरफेस है, मतलब अभी आपके दांत है तो अंदर का जो ऊपर और नीचे का सरफेस, उसको कैसे करोगे, बाहर ऐसे आगे पीछे और बाहर, आगे पीछे और बाहर, है ना। सामने के दांतों के जो अंदर का सरफेस उसको सीधे ऊपर की तरफ पुलिंग स्ट्रोक्स दोगे, ठीक है। आपके जो ब्रश का एंगल है वो 45 डिग्री होना चाहिए दांतों से, मतलब ऐसे खड़ा नहीं होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए ऊपर और 45 डिग्री होना चाहिए नीचे के दांतों के लिए, ठीक है। दिस इज द एडवाइज्ड मेथड ऑफ ब्रशिंग योर टीथ। ब्रश दिन में कितनी बार करना चाहिए? 2 बार, केवल 2 बार, एक बार सुबह और एक बार रात में। ब्रश कैसा होना चाहिए? सॉफ्ट ब्रिसल का ब्रश होना चाहिए, अल्ट्रा सॉफ्ट नहीं। अल्ट्रा सॉफ्ट उनके लिए जिनको गम्स में प्रॉब्लम हो, जैसे डायबिटिक्स है,
कुछ है वो अल्ट्रा सॉफ्ट यूज कर सकते हैं, बट आप सॉफ्ट यूज करिए। हार्ड ब्रशिंग अवॉइड करना चाहिए। हार्ड टूथब्रश जो होते हैं यू शुड ऑलवेज अवॉइड देम, बिकॉज उन दांतों से आपके दांतों पे अब्रेशन, घाव हो सकता है, एक तरह से समझ लीजिए। दांतों में स्क्रैचेस टाइप की चीजें शुरू हो जाती हैं विच विल अल्टीमेटली लीड टू अब्रेशन। तो आपको सॉफ्ट ब्रश यूज करनी है। दूसरी बात, वो ब्रश ज्यादातर रिकमेंडेड होता है जिसमें 4 रो हो, ठीक है, मतलब वो जो ब्रिसल्स होते हैं, दांत होते हैं जो ब्रश के, उसमें 4 रो होना चाहिए। जो ब्रिसल आजकल खैर अब फैंसी टूथ भी ब्रश आ गए हैं, वो भी आप यूज कर सकते हैं, पर आइडियली ब्रश होना चाहिए जिसकी ब्रिसल्स एक लेवल पे हो, ऊपर नीचे जो पीछे, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, एक लेवल पे होना चाहिए। टूथपेस्ट कौन सा यूज करना चाहिए? टूथपेस्ट हमें वो यूज करना चाहिए जिसमें फ्लोराइड कंटेंट हो। आइडियल फ्लोराइड कंटेंट जो एक टूथपेस्ट में रिक्वायर्ड है वो 1000 to 1250 और समथिंग लाइक दैट पार्ट्स पर मिलियन है, पीपीएम। फ्लोराइड जो होता है वो पीपीएम में मेजर होता है, राइट? तो आइडियली आपको ऐसा टूथपेस्ट यूज करना चाहिए जिसमें फ्लोराइड हो। फ्लोराइड हमारी ब्रशिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब फ्लोराइड कंटेंट वाले टूथपेस्ट। अब हम आते हैं प्रेगनेंसी में आपको क्या ओरल हेल्थ केयर पे ध्यान देना है। दिस इज अगेन ब्रश ट्वाइस डेली, बैलेंस डाइट, फाइब्रस चीजें खाना और ये सब चीजें इसलिए रिकमेंडेड है ताकि आपकी ओरल कैविटी की हाइजीन मेंटेन रहे, है ना। फ्लोरिडेटेड डेली यूज माउथ रिंसेस, उन लोगों के लिए माउथ रिंस यूज करना भी ज्यादा जरूरी है बिकॉज ऑफ जिंजाइवल इरिटेशन, गम्स में इरिटेशन ज्यादा हो सकती है। फिर शुगर फ्री गम्स ताकि ओरल कैविटी का पीएच मेंटेन रहे, ज्यादा एसिडिक ना बने पीएच, है ना। वार्म सलाइन गार्गल्स, जैसे को बहुत तकलीफ हो रही हो, दांत में बहुत खुजली मच रही हो, या थोड़ा आपको लगा है रेडनेस होने लग रही है, उनके लिए गर्म गुनगुने पानी में 1 चम्मच नमक, आधे चम्मच नमक डाल के उसे गरारे या उसके ऐसा करना चाहिए। फ्लॉसिंग जैसा कि मैंने पहले बताया, और 6 मंथ्स के टेन्योर में क्लीनिंग करवाना चाहिए दांतों की जाके। अपने यहाँ से किसी किसी को जुड़ जाना चाहिए। अब जैसे मैंने भी कई बार आपको यूज किया वर्ड फ्लॉस, बट आपको फ्लॉस करना कैसे है? तो आपको अपने जो मैं रेकमेंड करती हूँ मेथड, उसमें आपको क्या करना है कि अपने मिडिल फिंगर्स में फ्लॉस को टाई कर लीजिए, अच्छा हिस्सा फ्लॉस कर लीजिए, यानी कि छोटा सा टुकड़ा ले लिया, अच्छा हिस्सा फ्लॉस कर लीजिए, अपने दोनों उंगलियों पे टाई कर लीजिए मिडिल फिंगर्स पे। अब क्या करिए, जो इंडेक्स फिंगर जैसे इस इमेज में आप देख रहे हैं उन्होंने पकड़ा हुआ है, उस तरह से उसको पकड़ लीजिए और जो अपना थंब है उससे अंदर की तरफ पुश करिए। पुश इतना मत करिएगा कि वो गम्स में छोले, क्योंकि अगर वो गम्स में टच होगा तो वहां पे वो घाव कॉज कर सकता है। उसको धीरे से स्लाइड इन करिए ताकि वो एक जगह पे रुक जाए। अब उसको ये वाला जो अब अंदर जो आपका हाथ है उसको बाहर निकाल लो साइड से, और उसको यूं इस मोशन में करिए, फिर उसको ऊपर ले जाइए, नीचे ले जाइए, फिर मतलब पूरे जो आपको फ्लॉस का थ्रेड है वो दोनों जिनके बीच में आप कर रहे हो वो दोनों दांतों पे इक्वली टच होना चाहिए पूरे सरफेस पे। मान लीजिए आपके दांत का सरफेस है तो आपका फ्लॉस पूरा यहाँ से यहाँ तक ऐसा चलना चाहिए, ठीक है। दैट इज द राइट वे ऑफ फ्लॉसिंग। ये आप देख सकते हो इंस्ट्रक्शंस उसके, इन्होंने 18 to 24 इंचेस ऑफ फ्लॉस रेकमेंड किया है टू होल्ड द फ्लॉस करेक्टली। वाइंड मोस्ट ऑफ द फ्लॉस अराउंड योर मिडिल फिंगर्स, लीव ओनली अबाउट 1 to 2 इंचेस ऑफ फ्लॉस ऑफ योर टीथ। सिर्फ 1 से 2 इंच का आप फ्लॉस का वो छोड़िए, मतलब इसको काट के आप आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसा रहेगा ना उसमें। फिर उसको टॉट करना है, मतलब टाइट करके उसको दोनों इंडेक्स फिंगर से खींचना है। फिर बिटवीन 2 टीथ यू हैव टू प्लेस इट। उसके बाद जेंटली उसको ग्लाइड करिए ऊपर की तरफ, रबिंग अगेंस्ट बोथ साइड ऑफ द टूथ, और अगेन गम्स को बचाना है। फिर एज द फ्लॉस रीचेस योर गम्स, उसको जब आप ऊपर की तरफ जाते हो तो आप सी शेप में कर्व कर लीजिए, दोनों साइड्स को नीचे खींचिए तो वो एक सी शेप बन जाएगा। उससे क्या होगा कि गम्स और टीथ के बीच में जो स्पेस है वहां पर जो फ्लॉस है वो ऊपर जाने से बचेगा, है ना। अब इसको रिपीट करिए सारे दांतों में, जितनी पॉसिबल, जितने पीछे तक भी आप जा सकते हो वहां तक आप फ्लॉसिंग को करते रहिए, करिए मतलब आगे तक। देन यू कम टू माउथ रिंसिंग। अब मैंने ये वर्ड भी कई बार यूज करा कि रिंस करिए, माउथ रिंस करिए। तो माउथ रिंस किससे कर सकते हो आप? प्लेन जो भी कमर्शियली अवेलेबल, लिस्ट्रीन नाम शायद बहुत फेमस है, आप उसको यूज कर सकते हो। उसको क्या करना है, थोड़ा एक ढक्कन माउथ वॉश लिया, उसको आधे कप पानी में मिक्स कर लीजिए और उसको आप दिन में 4 से 5 बार, या आप जितनी बार खाना, उतनी बार तो नहीं जितनी बार खाना खाते हो, बट फ्रीक्वेंटली ट्राई करिए कि आप माउथ रिंसिंग करते रहें। उससे क्या होगा कि आपके जो थोड़े बहुत भी ओरल कैविटी में बैक्टीरिया है या प्लाक अपलेट हो रहा है या कोई आपको चोट लगी है, कुछ ऐसी चीजें, तो उसकी हाइजीन ये मेंटेन करता रहेगा, बार बार आपके ओरल कैविटी के पीएच को बैलेंस करता रहेगा। अच्छा, फिर आते हैं हम बैलेंस डाइट।
और स्टॉपिंग स्नैकिंग। बैलेंस डाइट क्यों जरूरी है? आप जितना शुगर इंटेक करो, बात ये नहीं है कि मीठा खाने से दांत में कीड़े लगते हैं, मीठा खाने से बहुत और चीजें होती होंगी, बट इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव अ बैलेंस डाइट, क्योंकि जो शुगर कंटेंट जब आपके फूड में ज्यादा होता है, उसका जो टेक्सचर होता है, मतलब जैसे कि मान लीजिए जो स्टिकी सब्सटेंस की शुगर ज्यादा होती है, फॉर एग्जाम्पल टॉफीज है, ये सब चीजें, उससे क्या होगा, वो दांत में उसकी चिपकने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब वो निकल तो जाएगा, बट वो नॉर्मल फूड से ज्यादा टाइम के लिए ओरल कैविटी में रहेगा। वो क्या करेगा, उतना बैक्टीरिया को एक्स्ट्रा टाइम दे देगा कि हाँ और अक्यूमुलेट हो जाओ, आप यहाँ पर कैविटी होना है। तो वो चीज हमें अवॉइड करनी है। उसके लिए आपको बैलेंस डाइट खाना जरूरी है, फाइब्रस फूड खाना जरूरी है, ऐसी चीजें खाइए जो हेल्दी भी हो और फाइब्रस हो, जिससे आपकी ओरल कैविटी की ऑटोमेटिक क्लीनिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल एप्पल सबसे अच्छी चीज होती है दांतों के लिए, अपने आप दांतों को साफ कर देती है। नॉट दैट उसको खाने वाले लोग ब्रश ना करें, उनको भी करना है, बट वो एक नेचुरल चीज है जो आपकी ओरल कैविटी को हाइजीनिक रखती है। देन मिड मील स्नैकिंग, जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं, बार बार खाना अवॉइड करती है। अगर आप मतलब कोई पेशेंट नहीं है या रिकमेंडेड नहीं है आपको ये चीजें, तो आप थोड़ा लिमिट कर सकते हैं, या ऐसी चीजें खाइए अगर आप मिड में खा रहे हो जो जिनके आपकी कैविटी में फंसने के चांसेस कम है। फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स खाइए, फाइब्रस चीजें खाइए, मतलब यही चीजें आप प्रैक्टिस करिए ओरल, मतलब उसको मेंटेन करने के लिए ओरल हाइजीन। फिर मेलिशियस हैबिट्स को क्विट करना है। मेलिशियस हैबिट्स मतलब खराब आदतें जैसे गुटखा, तंबाकू, सुपारी, ये जितनी भी ओरल हैबिट्स हैं, ये अल्टीमेटली ना सिर्फ आपकी हाइजीन को हैम्पर कर मतलब अफेक्ट करती है, बट ये आपके ऑल्सो अपीयरेंस, एवरीथिंग, हर चीज को अफेक्ट करती है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये वाली हैबिट हम स्पेसिफिकली स्मोकिंग के बारे में बात कर रहे हैं, जो हमने पहले ऑलरेडी मतलब सुना टबैको यूज के बारे में। हमको ये पता है कि स्मोकिंग में टबैको होता है, स्मोक में, सिगरेट्स में टबैको होता है। टबैको के साथ साथ उसमें निकोटीन भी होता है। मतलब आपको पता है, आई रेड समवेयर, आई कांट रियली रिमेंबर, बट देयर आर अबाउट 70 केमिकल्स इन अ सिगरेट, जो कि हमारे ओरल कैविटी में, टबैको जो हमारे ओरल कैविटी को डैमेज करते हैं। 70 केमिकल बहुत होते हैं यार, बहुत ज्यादा होते हैं। तो उसको, अच्छा, जो व्यक्ति स्मोक कर रहा है उसके, तो आप ये सब चीजें बहुत कॉमनली देख पाएंगे, दांत काले हो जाएंगे, पीले हो जाएंगे, ये सब होगा। और स्मेल तो खैर आती ही है, अलग ही स्मेल आती है उनके मुंह से, उनके मुंह से अकेले नहीं, उनकी सांसों से स्मेल आने लगती है, इतना मतलब एक्सट्रीम जो स्मोकर होते हैं वो। वही आप ये भी आपको समझना चाहिए कि अगर आप स्मोक करते हो तो आपको खुद को तो डैमेज हो ही रहा है, बट देयर इज अ थिंग कॉल्ड पैसिव स्मोकिंग। उससे आप अपने आसपास के लोगों को भी उस स्मोक से एक्सपोज कर रहे हो, जिसकी वजह से उनको भी हो सकता है, उनको, यू विल बी सरप्राइज्ड, बट पैसिव स्मोकिंग ऑल्सो कॉजेज कैंसर, वेरी कॉमनली। आप अपने बच्चों को, अपने वाइफ, हस्बैंड्स या अपने रिलेशन में जितने भी फैमिली है, जो भी है, सब लोगों को आप उसका एक्सपोज कर रहे हो सिर्फ स्मोक की वजह से, किसी तो कैंसर को डायरेक्टली। तो मत, मतलब इस चीज को आप स्टॉप कर सके तो बहुत अच्छा है। इससे आपकी ओरल हाइजीन भी मेंटेन होगी और आपकी जनरल हेल्थ, आपके आसपास वालों की हेल्थ, सब चीज बहुत अच्छे से मेंटेन रख सकते हो केवल इस हैबिट को क्विट करने से। तो स्मोकिंग के साथ साथ जो लोग टबैको और ये सब का सेवन करते हैं, आपको वो छोड़ना, मतलब छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। मैं भी जानती हूँ कि इट्स नॉट समथिंग व्हिच यू कैन क्विट इन अ डे, कि आप, मैडम ने आज बोलते हैं आज तुमको छोड़ना है, मुझे पता है आपसे नहीं होगा, बट जो लोग कहते हैं, जो उसके सिगरेट के डब्बे में बना रहता है ना फोटो कैंसर का और ये सब का, यहाँ से मुकेश की कहानी, ये सब सच है। मुकेश की कहानी पता नहीं सच है कि नहीं, बट ये चीजें सच होती हैं। आप जब खुद एक्सपीरियंस करेंगे शायद लाइफ में, तो आपको पता चलेगा कि ये सब चीजें सच होती हैं। वो कैंसर डब्बे में बना हुआ कैंसर सच है, ऐसा हो सकता है आपके साथ, आप भी हो सकते हो वो फोटो में। तो ऐसा मत करिए, अवॉइड करिए इन चीजों को जो आपकी ओरल कैविटी को हार्म कर सकते हैं। फिर लोग कहते हैं स्केलिंग से मैडम दांत झड़ते हैं क्या? स्केलिंग से क्या दांत ढीले हो जाते हैं? सफाई डॉक्टर के यहाँ जाओ कराने तो हमारे दांत में झंझनाहट ज्यादा हो जाती है। मानती हूँ मैं, ज्यादा हो सकती है। क्यों हो सकती है? इसलिए क्योंकि अब आपके दांत में कचरा फंसा हुआ है बहुत दिन से। अगर आप उसको निकालोगे तो थोड़ी बहुत जो आपकी डेंटल ट्यूब्यूल्स है, दांत में जो ट्यूब्यूल्स होती हैं, वो थोड़ी बहुत एक्सपोज हो जाती हैं। वो ट्यूब्यूल्स एक्सपोज होने के बाद उसको थोड़ा सा टाइम लगता है बस वापस मेंटेन होने, वापस बनने में, वापस एक कवरिंग फॉर्म होने में। हार्डली आपको शायद 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता भर, उससे ज्यादा आपको झंझनाहट महसूस नहीं होगी। तो अगर आपको इस बात का डाउट है कि दांत झड़ते हैं या कुछ भी इस तरह की चीज होती है, तो आप गलत हो। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अल्ट्रासोनिक स्केलिंग इज रिकमेंडेड एटलीस्ट 2 times इन अ ईयर, मिनिमम 2 बार, यानी हर 6 महीने में 1 बार आपको स्केलिंग कराना ही चाहिए।
उससे क्या होगा, दांत के वो एरिया जहां हम ब्रश नहीं कर पाते या जहां हमारा हाथ नहीं पहुंच पाता, उन जगहों पर आपके डॉक्टर जो है, आपके जो डेंटिस्ट हैं, स्केलिंग करके वहां से कचरे को इजीली निकाल सकते हैं और आपकी ओरल हाइजीन को मेंटेन करने में मदद कर सकते हैं। एक और चीज मैंने पीछे स्किप कर दी, आई वुड लाइक टू टेल यू। आजकल इलेक्ट्रॉनिक ब्रशेस आपने सुना होगा कि बैटरी से चलने वाले ब्रश आते हैं कि उसको चालू कर दिया तो वो पूरा गोल गोल घूमता रहेगा, अपना बढ़िया आपकी कैविटी साफ हो जाएगी, आपको सिर्फ ऐसे से मूव करना है, गोल गोल वो खुद घूमेगा। आप जानते हैं वो किसके लिए होता है? इट्स नॉट फॉर पैशन, इट्स नॉट कि मेरे को आज मैंने इलेक्ट्रॉनिक ब्रश ले लिया, उसके लिए नहीं है। वो उन लोगों के लिए रिकमेंडेड है जिनके हाथ में इतनी डेक्सटेरिटी नहीं होती, जैसे जो बुजुर्ग हैं या जो छोटे बच्चे हैं, वो उतना नहीं घुमा सकते, उतना नहीं कर सकते। उनके लिए होता है कि भाई आप नॉर्मल रख के उसको आप यूज कर लें। तो उन ब्रशेस को यूज करना अवॉइड करिए, सिर्फ उन लोगों से करवाइए जिनके हाथ में उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट, अपने डेंटिस्ट से रेगुलरली मिलते रहिए। सिर्फ उनको तब याद मत करिए जब आप कोई तकलीफ में हो, आप उनको रेगुलरली याद करते रहिए। उससे आप अल्टीमेटली अपने ओरल हाइजीन को मेंटेन कर पाएंगे, उसकी इम्पोर्टेंस को समझ पाएंगे और आप खुद के बारे में बहुत अच्छा फील करेंगे। सो एंड में मैं यही बताना चाहूंगी कि पुअर ओरल हाइजीन कैन लीड टू प्रॉब्लम्स